गति। तो कल जो टॉपिक था आपका महासागरों में होने वाली गतियां, तो उसमें मैंने आपको दो टॉपिक बताए थे जो आपके ओशनियोग्राफी में जो पढ़ना था। एक था आपका ज्वार भाटा और दूसरा था महासागरीय धाराएं। ठीक है, कल हमने जो है ज्वार भाटा पे पढ़ा था कि ज्वार कैसे आता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन ऑफ टाइडल एंड। ठीक, उसी का जो दूसरा पार्ट है, यानी उसमें जो दूसरे प्रकार की जो गति है वो आपका ओशिन करंट है। ठीक है, ओशिन करंट अगर आप देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस या इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपके, चाहे वो इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और चाहे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दोनों में ही इसका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हम लोग यहाँ मुख्य रूप से जो है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो और अगर आप देखेंगे तो लगभग शायद ही ऐसा कोई प्रीलिम्स का पेपर बनता हो जिसमें से इसमें से क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, क्वेश्चन लगभग सभी में आते हैं। धाराएं, महासागरीय धाराओं। ठीक है, अब महासागरीय धाराओं पर जो है कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराओं पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए जैसे अमूमन जो जीएस के टॉपिक होते हैं वो लगभग एक ही होते हैं, बस लेकिन पूछने का जो स्टैंडर्ड होता है वो एग्जाम के आधार पे बदल जाता है। महासागरीय धाराओं से यूपीएससी भी क्वेश्चन पिक करेगा, पीसीएस भी पिक करेगा, आपकी यूपी 80 भी पिक करेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो किस स्टैंडर्ड का उस टॉपिक से क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे तो आपका सब कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, एक तो पहला बात तो ये कि ये जो धाराएं हैं, जो करंट्स हैं, ठीक है, करंट्स ये क्या है, पहला। ठीक है, सौम्या जी के, हाँ वीडियो नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है, वॉइस भी कट के आ रही। आप या सभी के पास ये प्रॉब्लम है? चलिए बात, सौम्या लगभग सभी लोग के पास ठीक है। मे भी हो सकता है आपके पास नेटवर्क का कुछ इशू होगा, क्योंकि कल भी यही हुआ था, बट लेकिन मेरे में नेटवर्क सही था लास्ट टाइम भी जो है। हाँ चलिए ठीक है, कभी कभी नेटवर्क जो है आप में अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे ठीक है, तो थोड़ी देर में वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी, और ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के दौरान जो है कुछ चीजें आपको हो सकता है कि ब्लर हो गई हैं। ठीक है, या आपको, ठीक है, या फिर जैसे वो उतना टाइम पे अच्छा वीडियो या ऑडियो नहीं आया है, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग भी डाल दी जा रही है कि उतने पे जा करके आप उस चीज को, ठीक है, दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा है कि मैंने बोल दिया कि रिकॉर्डिंग डाल देंगे, तो उसके बाद से लोगों ने जो है लाइव क्लास करने का जो है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लाइव क्लास करनी चाहिए। ठीक है, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं बात कर रहा था आपका करंट्स पे। ठीक है, महासागरीय धाराएं। ठीक, पहला तो है कि महासागरीय धाराएं ये क्या है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति या ओरिजिन, ठीक है, इनकी उत्पत्ति या इनका ओरिजिन, ठीक है, कैसे होता है, और दूसरा, ठीक है, इनका विस्तार। ठीक है, ये विस्तार से कहने का मतलब जो है कि कहाँ पे ये बहती हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट है इनका नेचर। ठीक है, इनका नेचर जो है, इनका स्वभाव, कहने का मतलब ये गर्म है या आपकी ठंडी है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जैसे बनेंगे आपके, ठीक है, पहले तो जैसे जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि जैसे आपका जो है कि महासागरीय धाराओं की जो है उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन ऑफ करंट्स। ठीक है, या फिर ये क्या होती है, ये यूपीएससी टच करेगा आपका। ठीक है, कि क्या होती है और
ये इनकी ओरिजिन कैसे हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, इनका विस्तार कहाँ पे है और इनका नेचर क्या है, ठीक है। ये ज्यादातर जो है यूपीपीएससी और आपके यूपी, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी करके जो है, ठीक है, ये वाला, और इसके बाद जो है यूपीएससी। तो यूपीएससी जो है इन दोनों को मिक्सचर करके, मतलब जो ये भी पूछेगा ये भी पूछेगा, सब मिला करके जो है यूपीएससी आपके जो है एक ही क्वेश्चन में वो इतनी इंफॉर्मेशन आपकी यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है, कि आप किसी चीज को अब तक अगर समग्र रूप से नहीं समझते हैं, होलिस्टिक व्यू से आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप यूपीएससी के क्वेश्चन टैकल नहीं कर सकते हैं। केवल अगर आपने एक, कैसे हमने कर लिया कि हमको केवल ठंडी और गर्म पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जो है कि आपका कि कहाँ बहती है, कि लेब्राडोर कहाँ बहती है, लेब्राडोर ठंडी है कि गर्म है, बस इतने से अगर आप सोच रहे हैं तो आपका ये एग्जाम तो नहीं निकलेगा फिर, ठीक है। बहुत ज्यादा, अब तो यूपीएससी ने भी अपना स्टैंडर्ड चेंज किया है, ठीक है, यूपीएससी ने। लेकिन अगर आपको सिविल के पूरे एग्जाम को टैकल करना है तो आपको जो टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी से होनी चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है। कल मैंने ग्रुप पे भी डाला था कि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है टॉपिक। साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें जो है ह्यूमन, यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारे ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, वो सबसे पहले कि जो महासागर में जो परिवहन मार्ग हैं, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, जो महासागरीय जलमार्ग होते हैं, उनको निर्धारित करने में, क्या उनको निश्चित करने में जो है इनका सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं, जो यही जो है, क्योंकि जो मार्ग जब निश्चित किए जाते हैं कि किस मार्ग से हमने जाना है, तो ये देखा जाता है कि कोई उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो कोई महासागरीय धारा नहीं आ रही है। हम अगर उसी डायरेक्शन में जो है महासागरीय धाराएं जाएंगी तो महासागरों के लिए जो है चलने में आसानी रहेगी, ठीक है, वो कम समय में और कम ईंधन में क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो आपको ऊर्जा भी ज्यादा लगेगी और आपके क्या है दुर्घटना होने की भी संभावना क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो परिवहन मार्गों को निश्चित करने में, दूसरा जो है बंदरगाहों को भी जो है बंदरगाहों की स्थितियां हैं, बंदरगाह कि कहां पर पोर्ट क्या होंगे, बन सकते हैं अच्छे से, क्योंकि बंदरगाहों के लिए अच्छे जो है गहराई की आवश्यकता होती है, यानी जल स्तर उच्च होना चाहिए, तो उनमें भी क्या है काफी बड़ा योगदान होता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जो तापमान संतुलन का, ठीक है, यानी पृथ्वी पर अगर जो है जो टेम्परेचर का जो संतुलन है, तापमान संतुलन का, तापमान, जैसे महासागरीय धाराएं क्या करती क्या है कि जहां पर जैसे तटीय क्षेत्रों में जाकर के, जैसे जैसे मगर कोई मान लीजिए कोई ठंडा क्षेत्र है, वहां पे अगर गर्म जल धाराएं जाती हैं तो वहां पे तापमान को क्या करती हैं, संतुलन करती हैं, ठीक है। वैश्विक तापमान वितरण में, यानी जहां पे ठंडी है वहां पे सामान्य ताप बनाना, यानी पूरे विश्व में तापमान के संतुलन में, तापमान वितरण में जो है महासागरीय धाराओं का बड़ा योगदान है। वर्षा कराने में भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, आप वर्षा भी ये, तो ये देखेंगे तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, भी काफी, और ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका सिग्निफिकेंस है। इसमें भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि महासागरीय धाराओं का प्रभाव जो है, कौन कौन सा महासागरीय धाराओं का प्रभाव है तो इसमें या नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, कि परिवहन मार्गों को निर्धारित करने में, बंदरगाह में, तापमान संतुलन में, वर्षा, तो ये सारी चीजें जो है ये आपका जो है एनवायरमेंट या ज्योग्राफी से रिलेटेड है या ह्यूमन से भी रिलेटेड, ठीक। ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक। तो मैंने कल बोला था जो है आपका कि ये टॉपिक जो है आपका जो ओशिनोग्राफी है, ओशिनोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, अब अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है, सीधे ओशिन करंट्स, ठीक है। तो पहले पे आप बात करते हैं कि ओशिन करंट्स होती क्या है, ठीक है। यानी जो पहला आपका बिंदु है कि ओशिन करंट्स होती क्या है, ठीक है। ओशिन करंट होती क्या है, ठीक। देखिए जो धाराएं हैं, ठीक है,
महासागरीय धाराएं या इनको आप, ये जो है एक निश्चित दिशा, निश्चित दिशा, निश्चित आकार, साइज, या आप सीमा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक, और निश्चित गति, यानी में बहने वाली क्या है, एक मतलब एक ऐसी बड़ी जल राशि, जल राशि कहने का मतलब है कि क्या है, वाटर एरिया या वाटर का जो है आपका एक क्षेत्र या वाटर क्वांटिटी भी आप कह सकते हैं, जल की ऐसी मात्रा जो सागर के अंदर, ठीक है, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित आकार व सीमा में और निश्चित गति से बहती है, उसे ही क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। ठीक है, ये महासागरों में नदियों के समान होती हैं। ठीक है, नदी जैसे बहती है, एक निश्चित क्षेत्र में बहती है, एक निश्चित दिशा में बहती है, ठीक, और एक गति से बहती है। ठीक है, तो जब जब महासागर के अंदर एक व्यवस्थित यानी एक बड़ा जल क्षेत्र जो है, यानी एक वाटर एरिया या एक वाटर जल राशि जो है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित क्षेत्र में या निश्चित सीमा में और एक गति के साथ, एक निश्चित गति के साथ बहता है या बहती है, उसी को क्या कहा जाता है, महासागरीय धारा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य परिभाषा हुई कि धारा होती क्या है। ठीक है, धारा एक प्रकार की क्या है, महासागरीय, आप कह सकते हैं महासागर में चलने वाली क्या है, नदियां है। ठीक है, तो इन तीन आधारों पर ही क्या है, इसके कुछ सब टाइप्स भी हैं, इसके कुछ उप प्रकार भी हैं। ठीक है, तो इन तीनों के आधार पर महासागरीय धाराओं को जो है तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्ग, पहला है आपका, उसको बोलते हैं प्रवाह, ड्रिफ्ट, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट। दूसरा है आपका, ठीक है, पहला है प्रवाह, ठीक है, दूसरा है उसको बोलते हैं धारा, उसको धारा ही बोलते हैं, दैट इज द करंट। और तीसरा जो है आपका, ठीक है, तीसरा है, इसको बोलते हैं जो है, तीसरी है आपकी विशाल धारा, इसको बोलते हैं स्ट्रीम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रीम। तो ये जो है ये तीन आधारों पर ही इसके जो महासागरीय धाराओं के जो है तीन सब टाइप्स हैं या तीन उप प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने बताया आपसे, प्रवाह। ठीक है, प्रवाह जो होता है, ठीक है, प्रवाह एक विशाल कह सकते हैं, सबसे बड़ा ये जल क्षेत्र होता है। ठीक है, लेकिन जो है इसमें इसकी जो है विशाल जल क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें इसकी गति और सीमा, सॉरी आकार, ठीक है, इसकी गति और इसकी सीमा, ठीक है, ये दो चीज जो है इसमें निश्चित नहीं होती। ठीक है, निश्चित नहीं होती। देखिए, जो प्रवाह है, ये ड्रिफ्ट है, ठीक है, इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। ठीक है, और इसकी गति कहीं पे तेज, कहीं ज्यादा, सामान्यतः थोड़ा स्लो ही होती है। ठीक है, और इनका दिशा तो निश्चित होती है कि ये किस दिशा में बहेंगी, बट लेकिन ये मतलब लेकिन इनकी जो क्षेत्र है यानी जिनका आकार है, ये निश्चित नहीं होता है, और साथ साथ इनकी गति भी निश्चित नहीं होती है, प्रवाह। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जैसे देखेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, साउथ है, इसी तरह दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। ठीक है, इसी तरह पश्चिमी प्रवाह है, यानी कई सारे जो है आपके प्रवाह इसमें मिलेंगे जो है। ठीक है, पछुआ पछुआ प्रवाह है, पछुआ पवन प्रवाह है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या है, आपको ये जो प्रवाह होते हैं ये विशाल जल क्षेत्र होते हैं, बट लेकिन इसमें
आपकी गति और इनका सीमा क्षेत्र यानी आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है, केवल दिशा निश्चित होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट या उसे बोलते हैं प्रवाह। ठीक है, अगर कोई ऐसा वाटर एरिया है या कोई ऐसा जल क्षेत्र है जिसमें जिसकी गति भी निश्चित है, जिसकी दिशा भी निश्चित है और जिसकी सीमा भी निश्चित है, उसे बोलेंगे आप जो है करंट। जब ये तीनों यानी यानी निश्चित गति से एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित क्षेत्र में बहने वाले जल क्षेत्र को आप जो क्या बोलते हैं, जलधारा या सॉरी महासागरीय धारा। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित गति में बहने वाले क्या है, आपके जल क्षेत्र को महासागरीय धाराएं कहा जाता है। ठीक है, और जो स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम भी जो है इसकी भी गति भी निश्चित होती है, दिशा भी निश्चित होती है और सीमा लेकिन क्या होती है, इसका जल क्षेत्र क्या होता है, बहुत विशाल होता है, यानी इसका वाटर एरिया जो है ये काफी बड़ा होता है। ठीक है, और यहां पर जो है, ठीक है, लेकिन गति जो है सर्वाधिक होती है इसमें। अगर ये प्रश्न आता है कि प्रवाह और धारा और विशाल या स्ट्रीम, इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट, करंट्स एंड स्ट्रीम, में सबसे अधिक गति किसकी होती है, तो वो क्या बोलते हैं, उसकी स्ट्रीम की होती है। यानी इसकी गति सबसे सर्वाधिक होती है, दिशा भी निश्चित होती है और इसका जो वाटर एरिया है वो बड़ा होता है, किससे, करंट से। ठीक है, लेकिन प्रवाह से इसका छोटा होता है। ठीक, विशाल जलधारा होती है, इसमें सभी चीजें निश्चित होती है, गति इसकी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो जैसे बोलेंगे इसको हम लोग गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आपकी जो है अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। तो आपका जो है ये आपके क्या है, 3 सब टाइप्स ऑफ करंट्स हैं। ठीक है, तो पहला मैंने आपसे बात कही कि धाराएं होती क्या है। ठीक, धाराएं वह जल क्षेत्र हैं जो महासागर में जो है एक निश्चित दिशा, एक निश्चित क्षेत्र और निश्चित गति से बहती हैं, उन्हें महासागरीय धाराएं कहते हैं। ठीक है, ये महासागरों में जो है नदियों के समान होती हैं। ठीक है, अब इन्हीं 3 आधारों पर हमने निश्चित दिशा, निश्चित आकार और निश्चित गति के आधार पर इनके 3 सब टाइप्स हैं। ठीक है, पहला प्रवाह, फिर धारा, फिर विशाल जलधारा। ठीक है, प्रवाह में जो है गति और सीमा निश्चित नहीं होती है, केवल क्या होती है, इसकी दिशा निश्चित होती है, केवल दिशा निश्चित होती है। ठीक, और धारा में जो है गति, दिशा और सीमा ये तीनों ही क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। ठीक है, और जो विशाल जलधारा है इसमें गति, सीमा और ठीक है तीनों ही निश्चित होती हैं, लेकिन इसका एरिया क्या होता है, काफी बड़ा होता है और गति क्या होती है, तेज होती है। ठीक है, तो 3 आधार हैं। ठीक, इन 3 आधारों पर हमने इसके सब टाइप्स किए हैं। ठीक, इसके अलावा जो है मैंने बताया कि स्वभाव यानी नेचर के की जो है जो करंट्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, जो है एक आपकी गर्म होती है और एक आपकी क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, गर्म होती है और ठंडी होती है। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट है कि देखिए आप लोग ये बताइए अच्छा कि जो ट्रॉपिकल एरिया, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, जो कितने अक्षांशों के बीच ट्रॉपिकल एरिया होता है या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, कितने अक्षांशों के बीच, विच लैटिट्यूड जो है, कितने अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार मिलता है, यानी ट्रॉपिकल रीजन का जो विस्तार मिलता है। 0 से लेके 180? नहीं नहीं भाई, आप तो मतलब 180 तो अक्षांश भी नहीं होते हैं, पहली बात तो मैं, ठीक है, ठीक है आपका, ठीक है। वैसे सारी चीजें अभी आपने जस्ट क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ी हैं,
आप लोगों को तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट चीजें। फिर मैं ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य मिलता है? उष्णकटिबंध फिर मैंने एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जो पहला जो ग्रीक था, अभी कहीं भी आएगा तो आपको ये वाला याद रख, मतलब जो ये 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 ये मैंने आपसे क्या बताया था कि सूर्य जिन अक्षांशों के मध्य एक बार वर्ष भर अवश्य लंबवत होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है, गर्मी का या जो है उष्णकटिबंधीय जो जो ग्रीष्म ऋतु है वो सर्वाधिक होती है, इसीलिए जो है इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? हाँ, 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, यानी जो है कर्क से और मकर के बीच के क्षेत्र को ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। ये मैंने कितनी बार बताया आपको, बताया कि नहीं बताया? ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यानी जो 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ के बीच का जो एरिया है उसे जो है ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्ष में एक बार सूर्य क्या होता है, अवश्य लंबवत होता है। ठीक है, एक बार सूर्य क्या है, वो अवश्य लंबवत होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है ये क्षेत्र क्या है, ये गर्म है। ऊपर वाला जब आप जाएंगे जैसे जैसे क्या है, तापमान आपको निम्न मिलेगा। तो जो धाराएं विषुवतीय क्षेत्र से उत्तर की ओर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र गर्म है तो यह सापेक्षिक रूप से यहाँ का जल भी क्या होगा, गर्म होगा। तो यहाँ से उत्तर की ओर जाने वाली यानी नॉर्थ की ओर जाएंगी, यानी तो वो धाराएं क्या होंगी, सापेक्षिक रूप से गर्म होंगी। और क्योंकि ये ध्रुव है, यहाँ पे तापमान कम है, तो जो धारा यहाँ से नीचे की ओर आएगी वो सापेक्षिक रूप से क्या होगी, ठंडी होगी। अगर कॉमन कॉन्सेप्ट करें तो जो उच्च अक्षांश यानी हाई लैटिट्यूड से जो लो लैटिट्यूड यानी निम्न अक्षांशों की ओर धाराएं जाएंगी वो क्या होंगी, ठंडी होंगी। और जो निम्न अक्षांश यानी क्या है, जीरो है। ठीक है, लो लैटिट्यूड से जो है जो हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे वो क्या होंगी, गर्म होंगी। ठीक, तो इन पर जो प्रभाव होता है वो वहां के क्या है, इन्वायरमेंट का होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका, जो इनका जो प्रभाव है वो आपका, ठीक है, वहां के पर्यावरण के का होता है कि वहां पे क्या तापमान क्या है। ठीक, तो ये मैंने बताया कि दो प्रकार की धाराएं होती है, ठंडी होती है और आपकी गर्म होती है। ठीक है, इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा आपका कि जो है निम्न में से कौन सी ठंडी धारा है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, तो आपको जो हम जलधारा पढ़ाएंगे तो विद मैपिंग पढ़ाएंगे, आपको बहुत रटना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। ठीक, क्योंकि हम विद डायरेक्शन पढ़ाएंगे कि लेब्रोडोर की धारा जो आ रही है वो आपको क्या है, किस दिशा से आ रही है, तो दिशा के आधार पर आप वैसे ही समझ जाएंगे कि ये ठंडी होगी कि गर्म होगी। ठीक है, तो ये जो है आपका, ठीक, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, तो अभी हम पहले ठीक है, तो जो हम लोग स्टार्टिंग में कि जलधारा क्या होती है, तो मैंने आपको बताया कि क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं इसके, और जो है क्या इनका नेचर होता है और नेचर कैसे इनका डिसाइड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपका, ठीक है, अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ करेंट्स। ठीक है, महासागरीय धाराओं की क्या है, उत्पत्ति की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर यूपीएससी, जो लोग यूपीएससी के लिए ज्यादा है, वैसे सभी को तो समझना तो सभी को है, बट लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ठीक है, और पीसीएस ने भी इसको टैकल किया है अभी हाल ही के एग्जाम में। ठीक है, तो आपके लिए, ठीक, तो ओरिजिन ऑफ करंट्स, ठीक है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, ठीक है, ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट्स। ठीक है, चलिए, तो इन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के जो है बहुत सारे, मतलब जो है कोई एक रीजन नहीं है, रीजन बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन जो है हम इसको, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट में बांटेंगे और कौन कौन सा डोमिनेंट फैक्टर है उस आधार पे हम इसको मतलब डिसाइड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले
जो पृथ्वी या जो टेरेस्ट्रियल रीजन कह सकते हैं, ठीक है, पार्थिव से जुड़े या पार्थिव कारण, या पृथ्वी से जुड़े कारक, ठीक है, पृथ्वी से जुड़े कारक यानी पृथ्वी से जुड़े जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो फैक्टर हैं, पृथ्वी से जुड़े जो फैक्टर हैं, जो महासागरीय धाराओं को क्या करते हैं, उत्पन्न करने में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पृथ्वी का पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन, पृथ्वी का घूर्णन एंड आप इसको परिभ्रमण या परिक्रमण दोनों हम, ठीक है। तो घूर्णन ज्यादा योगदान जो है आपका घूर्णन का है, ठीक है। तो अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक। इसके बाद जो है आपका, ठीक, सबसे जो, ठीक है, यही मतलब, और जो है दूसरा है पृथ्वी के ध्रुव, पोल एंड विषुवत रेखा, ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्टर है, ठीक है। ये आपका जो है, ठीक है, ये इतनी चीजें हैं जो आपके महासागरीय धाराओं को इफेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। यही है जो आपको मेनली समझना भी है और इसी से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। आइए देखें, सबसे पहले बात करते हैं आपके पृथ्वी के घूर्णन और उसके परिक्रमण की, जो है, ठीक है, यानी जो पृथ्वी का जो घूर्णन है, ठीक है, और उसका जो परिक्रमण है वो कैसे महासागरीय जो धाराओं को उत्पन्न करने में भूमिका निभाता है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए, ठीक, तो यहां पर जो है, ठीक, आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी कैसे घूमती है, किस दिशा में घूमती है। हाँ, ठीक है, ये आपका जो है पश्चिम से पूर्व, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है, यानी पृथ्वी जो है वो ऐसे घूम रही है आपकी, ठीक है। पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ठीक है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो जिस गति से पृथ्वी घूम रही है उस गति से जो है जो महासागरीय जल क्षेत्र है वो उसका साथ नहीं दे पाता है, इसलिए जो है वह उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा, कर देगा, क्योंकि जैसे जब इसका मतलब जो है वो इसके साथ नहीं घूम पा रहा है तो फिर जब ये दूसरा दो बार चक्कर लगाएगी तो क्या है, तब तक वो मतलब वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो आप ये जो महासागरीय जलधाराएं हैं क्या है, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमेंगी, ठीक है। ये जो है आपकी महासागरीय जलधाराएं जो है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमना शुरू कर देती हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी जो ये जो जलधाराएं हैं इनकी जो 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 है ये क्या है, ये आपके, ठीक है, ये इसके विपरीत यानी पश्चिम टू जो है आपका ईस्ट टू वेस्ट घूमना शुरू कर देती हैं, ठीक है। दूसरा चीज जो है कि, ठीक है, और अगला जो मैंने बताया ये मतलब जो है जो घूर्णन है, ठीक है, और यही जो है परिभ्रमण, दोनों का लगभग प्रभाव यही है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें दूसरा जो प्रभाव मैंने बताया आपका जो है पृथ्वी के ध्रुव, ठीक है, एक नॉर्थ पोल है एक आपका साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। देखिए ये बताइए, अच्छा, कि मैंने आपको बताया भी है कि जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है कि विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है
गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सर्वाधिक जो है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुवों पर होता है, ठीक है। चलिए, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। और विषुवत पर क्या होता है, सबसे कम होता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ये। सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्री बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, वो अभिकेंद्र यानी केंद्र की ओर लगता है, ठीक है, केंद्र जो क्या है। और ठीक है, इसी के और आपका एक बल और है जिसको बोलते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगल, या इसको बोलते हैं अपसारी, केंद्र अपसारी, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल जो है वो सर्वाधिक जो है वो विषुवत रेखा पर होता है, और ध्रुवों पर क्या होता है, ये कम होता है। जो आपका ये आपका अपसारी जो बल है, केंद्र अपसारी बल, केंद्र अपसारी बल जो है ये आपका ध्रुवों पर कम होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल यानी जो आपका ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आपका, ठीक है, यानी दोनों का नेचर एक ही है, चाहे आपका गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें और चाहे आपके, ठीक है, आपका अभिकेंद्री बल की बात करें, ठीक है। तो ये जो बल है ये अपनी ओर मतलब क्या, केंद्र की ओर, मतलब जो है सेंट्रल केंद्र की ओर खींचते हैं, ठीक है। और ये मतलब बाहर से केंद्र की ओर लगता है, ठीक है। और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल बल यानी जो अपसारी बल बोलता है, ठीक है, ये केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई सेंटर है तो बल जो है जब ये अपनी ओर खींचे, ठीक है, तो इसे बोलेंगे क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ये अपनी ओर खींच रहा है, तो दैट इज क्या है, सेंट्रीपिटल। और जब ये केंद्र से बाहर की ओर लगे तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आप जो है सेंट्रीफ्यूगल, यानी केंद्र से बाहर की ओर, इसे केंद्रापसारी बोलेंगे, बाहर की ओर लगा है, ठीक है। तो यहां पर जो है विषुवत रेखा पर यह सर्वाधिक होता है और गुरुत्वाकर्षण पर यह सर्वाधिक होता है। तो क्या है कि इस कारण जो है, और जो और एक चीज और, कि जो वर्षा का ज्यादा जल क्षेत्र है, यानी सबको आपको भी मैं बताया था कि वर्षा सर्वाधिक कहां पे होती है, वो विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। तो इस कारण यहाँ पे वाटर का जो जल का जो क्षेत्र है ये क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे क्या जल स्तर ऊंचा हो जाएगा क्योंकि जल की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। और दूसरा, यहाँ पे सेंट्री आपका क्या फ्यूगल यानी केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है, तो जो है यहाँ का जल क्या है, वो बाहर की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है। और ये वाला जो ध्रुव है वो क्या करता है, जो विषुवतीय क्षेत्रीय जल को क्या करता है, ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो जो जल क्षेत्र है ये क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है कि विशाल जल क्षेत्र होने के कारण जो है यहाँ का जल स्तर ऊपर हो जाता है, और तापमान ज्यादा होने के कारण भी क्या ताप जो है जल स्तर ऊंचा होगा। यहाँ पर जो है आपका तापमान कम है, ठीक है, और जल स्तर क्या होगा, नीचा होगा। जब तापमान कम होता है तो और वर्षा की उपलब्धता भी कम है, ठीक है, इस कारण यहाँ जल स्तर क्या होता है, नीचा होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स, ठीक है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है, क्योंकि मतलब जो है पृथ्वी के जो बाह्य कारक है उनसे जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं प्रचलित पवन यानी विंड। प्रचलित पवन नहीं यानी वो स्थायी पवन है, ठीक है, जो आपकी परमानेंट विंड्स थी, ठीक है। और परमानेंट विंड कौन सी, कौन कौन है, जैसे मैंने बताया व्यापारिक यानी ट्रेड विंड, हाँ हाँ ठीक है, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवी। ट्रेड विंड ये आपका वेस्टर्लीज है, और ये आपका पोलर, ठीक है। तो ये जो पवने हैं, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं आपके पवनों की उत्पत्ति में, ठीक है। देखिए पवनों की जो पहली जो
मतलब उत्पत्ति में जो सबसे पहला जो रोल है वो आपके पवन का है। ठीक है, कैसे कि क्या होता है कि ये पवनें जब महासागरों के ऊपर चलती हैं तो ये जल से क्या करती हैं, घर्षण या फ्रिक्शन करती हैं, और उसमें क्या करती हैं, मूवमेंट या उसमें गति उत्पन्न करती हैं। ठीक है, गति क्या है, गति ऊर्जा या एनर्जी का ही क्या है, एक रूप है। ठीक है, तो जैसे जब किसी भी जलराशि या किसी भी जल क्षेत्र पर जब हवा ऊपर से चलती है तो उसमें क्या है, तरंग या उसमें क्या लहर उत्पन्न करती है। तो सबसे पहला जो उत्पत्ति में सबसे पहला जो रोल है वो पवन का है। अगर पवन नहीं चलेगी तो वहां महासागरीय धारा, कोई भी धारा उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी जो सबसे पहला काम जो है वो प्रचलित पवनों का है, और यही क्या करेंगी, दिशा भी निश्चित करेंगी, क्योंकि जिस दिशा में ये बहेंगी उसी दिशा में क्या है, महासागरीय धाराओं को भी क्या करेंगी, उत्पन्न करेंगी और उधर इनको बहा ले जाएंगे। ठीक, तो जैसे जब यहाँ पे जो हवा चलती है, ठीक है, हवा जब चलती है तो जैसे अब इन्हीं हवाओं का अनुसरण करती है क्या है, महासागरीय धाराएं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो मास जैसे कि जो पवनें होती है वो यहाँ पर क्या है, ये आपने अपने दाहिने घूम जाती हैं, तो जो महासागरीय जलधारा होगी वो भी क्या होगी, ये अपने दाहिने घूमेगी, क्योंकि ये प्रचलित पवनों का अनुसरण करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ जो प्रचलित पवन ट्रेड विंड जो है, तो ट्रेड विंड जो है इधर से चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो ये जो है महासागरीय जलधाराओं की जो उत्पत्ति होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, यहां से ये इधर की ओर चलेगी, फिर जो है ये, ठीक है, इनका तटीय क्षेत्रों का इसको का अनुसरण करते हुए फिर क्या है, ये आगे बढ़ेगी। मैं भी थोड़ा और आगे इसको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, मैं भी बात कर रहा हूं यहाँ पे क्या है, महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति की। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि जब पवन का जो फ्रिक्शन होता है, यानी जो घर्षण होता है, वहां से महासागरीय जलधाराएं क्या होती, उत्पत्ति होती है, यानी इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, और ये क्या है, ये ओरिजिन हो गया है। उसके बाद जो है और भी फैक्टर्स काम करते हैं। मैंने बताया यहाँ पे जल राशि का क्षेत्र ज्यादा है, वर्षा ज्यादा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, केंद्र केंद्र अपसारी बल लग रहा है, यहाँ से क्या है, केंद्र से बाहर जाने की प्रवृत्ति है, तो यहाँ का जल जो क्या बाहर जाने की प्रवृत्ति रखता है। और जो ध्रुव है, यहाँ पे तापमान कम है, जलस्तर नीचा है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ का जल जो है ये ऊपर की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, यहाँ की ओर वो क्या है, इसको खींचता है। ठीक, तो यहाँ का जल क्या है, ये उत्तर की ओर। और मैंने बताया कि पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी जो है क्या है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो इस कारण जो है जो जल है वो क्या करता है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो इसका साथ नहीं दे पाता है, और वो क्या है, ऐसे घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो अगर बात करें, ठीक है, कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में जो सबसे बड़ा जो योगदान है, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, पहला तो प्रचलित पवन, ठीक है, यानी पवनों का है, और दूसरा उसके बाद जो है यहाँ के जो केंद्रपसारी यानी सेंट्रीफ्यूगल, और यहाँ के क्या है, सेंट्रीपिटल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और आपका जो केंद्रपसारी बल है उसके बीच के क्या है, बीच के संबंध, जो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये आकर्षित कर रहा है, और ये यहाँ से केंद्र की ओर बाहर लग रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है, जल की उपलब्धता ज्यादा है, जलस्तर ऊंचा है, तापमान अधिक है, इस कारण क्या है, यहाँ का ढाल जो है वो उत्तर की ओर बन जाता है, ये ढाल बन जाता है, और जल जो है वो क्या है, वो उधर की ओर प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ जो मैंने आपको मेन फैक्टर्स बताए हैं जो ठीक है पृथ्वी से जुड़े हुए थे, जिसमें मैंने आपको पृथ्वी का रिवोल्यूशन एंड रोटेशन, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि क्या है, पृथ्वी के ध्रुव और विषुवत रेखा। ठीक है, इनके कारण जो है इनमें एक आकर्षण और क्या है, एक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या धाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन में मैंने आपको बताया, ठीक है, तापमान, और आपको बताया मैंने प्रचलित पवन। ठीक है, अब इसके बाद जो है और भी कुछ जो मतलब गौण या बहुत ही छोटे, जैसे इसके मतलब माइनर जो फैक्टर हैं, तो उसमें जो है आपका माइनर फैक्टर्स में बात करेंगे। ठीक है, तो माइनर फैक्टर्स में बात करेंगे तो आपका जो है ठीक है, जैसे अगर सागर के स्तर बात करें, जैसे लवणता हो जाएगी आपकी, ठीक है,
ठीक है, लवणता हो जाएगी। ठीक, इसके बाद जो है आपका सागरी जल का तापमान, ये तो वैसे मैंने अभी बात किया है। ठीक है, आपकी वर्षा जैसे, ठीक है, हिम का पिघलना भी इसको, ठीक है, ठीक, हिम का पिघलना ये सागर से रिलेटेड है। ठीक है, हिम का पिघलना। और अगर हम वायुमंडलीय कारकों के रूप में देखें कि कौन कौन से वायुमंडल से जुड़े फैक्टर हैं, वायुमंडल, वायुमंडल से दिखाई देगा, वायुमंडल से जुड़े अगर हम बात करें, ठीक है, वायुमंडल से जुड़े अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे हो जाता है आपका, ठीक है, वर्षा मैंने बताया, ठीक, वर्षा बताया है, पवन भी वायुमंडल से ही रिलेटेड है। ठीक है, वाष्पीकरण भी है, वाष्पीकरण भी है। ठीक है, इसके अलावा नदियां, ठीक है, नदियां, ठीक है, ये भी जो है फैक्टर, मतलब ये सब बहुत ही माइनर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे सैलिनिटी की जो है, ठीक है, सैलिनिटी जैसे जहां पे लवणता ज्यादा होती है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उस जल का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे लवणता कम होगी वहां पर क्या होगा, उसकी उसकी डेंसिटी कम होगी। तो जो अधिक घनत्व वाला जल है वो क्या होगा, वो नीचे की ओर बैठेगा, तो जल स्तर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। जिसका जल घनत्व कम है वो जल स्तर क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो ये तो वो भी क्या एक ढाल उत्पन्न करेगा। तो जहां पे जो जो कम घनत्व वाला जल है, ठीक है, वो अधिक घनत्व जल की ओर वाले की ओर क्या करेगा, बहेगा। क्योंकि जो जिसकी लवणता ज्यादा है उसका डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी लवणता कम है उसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो जो ये इसका ढाल, तो फिर इसका जल स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा, इसका जल स्तर निम्न होगा। तो ये जल जो है ऊंचे से नीचे की ओर ये इसको मूव करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक, तापमान भी इसी से जुड़ा हुआ है। जिस जल का तापमान अधिक होगा उसका जल स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा। जिस जल का तापमान कम होगा उस जल स्तर नीचे होगा। तो ये क्या है, जो जहां से ऊंचे से नीचे की ओर एक ढाल बनेगा तो वो उधर की ओर बहने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक, हिम का पिघलना, जहां पे हिम ज्यादा पिघलेंगे वहां पे जल स्तर क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, जल की उपलब्धता ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, कॉमन, मतलब जो है एक साथ मिलकर प्रभाव डालते हैं, लेकिन मेजरली इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेजरली इफेक्ट करने में जो मैंने अभी आपको बताया, ये तीन जो है आपको मैंने बताया इस वक्त, एक तो प्रचलित पवन इज द मेजर फैक्टर। इसके अलावा जो है पृथ्वी को जो मैंने बताया घूर्णन और उसका परिभ्रमण यानी रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, एंड जो है इसका गुरुत्वाकर्षण और इसका क्या है, केंद्र अपसारी बल। ठीक है, केंद्र अपसारी, ठीक है, केंद्र भी सारी जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, केंद्र भी सारी। और केंद्र सारी जो है वो आपका जो है ये सेंट्रीफ्यूगल होता है, और ये आपका सेंट्रीपिटल होता है। ठीक है, ये दो बल, ठीक है, ये दो बल ध्रुवों और विषुवत रेखा पर लगने वाले। इसके बाद पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का आपका जो है घूर्णन, और इसके अलावा प्रचलित पवन। ठीक है, कभी भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने में मुख्य कारक कौन से हैं, तो आपको ये तीन जो मैंने पॉइंट बताए हैं, केवल यही सबसे महत्वपूर्ण मेजरली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया पृथ्वी का घूर्णन एंड इसका परिभ्रमण, परिक्रमण, परिक्रमण। ठीक है, और इसके बाद जो है, ठीक, ये सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो आपका पृथ्वी के घूर्णन का ही है। ठीक है, रोटेशन का ही है। ठीक है, इसके बाद जो है पृथ्वी के ध्रुवों एवं विषुवत रेखा के मध्य के बलों के मध्य संबंध। ठीक है, यानी जो रिलेशन है, ठीक है, तो वो रिलेशन कौन सा, ठीक है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण और केंद्रापसारी, केंद्रापसारी, केंद्रापसारी बल, ठीक, इनके बीच संबंध, इसी को बोलेंगे आप जो है केंद्राभिसारी, दिखाई दे रहा है, हाँ केंद्राभिसारी, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रीपिटल है और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक। और तीसरा जो है आपका प्रचलित पवन, प्रचलित पवन है, ठीक है, यानी परमानेंट विंड। ये जो है आपके तीन मेजर फैक्टर है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर ऑप्शन में ये तीन मिल रहे हैं तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है जो महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन वो माइनर फैक्टर है। जैसे मैंने बताया लवणता हो गया, समुद्री जल का तापमान हो गया, या वहां के वायुमंडल का, या वहां के जो पर्यावरण का तापमान है, हिम का पिघलना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका वाष्पीकरण है, जैसे जहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो तापमान अधिक है। जैसे वाष्पीकरण, अगर देखिए डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, ठीक है, अगर तापमान ज्यादा है, वर्षा भी ज्यादा, तो जलस्तर ऊंचा हो जाएगा। लेकिन तापमान ज्यादा है लेकिन वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा वाष्पीकरण ज्यादा है, वहां पर जलस्तर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है, प्रभावित सभी कर रहे हैं लेकिन अपने अपने स्तर पर जो है, ठीक है। नदियां हो गई, जब से मान लीजिए किसी सागरी जल में नदियां ज्यादा गिर रही हैं तो फिर क्या होगा, उसके जलस्तर को क्या करेंगी, बढ़ाएंगी, लवणता वहां पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए फैक्टर हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत माइनर फैक्टर, यानी माइनर स्तर पर ही क्या है, ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो रही आपकी क्या है, एक ये जो जितनी भी चीजें थी ये महासागरीय धाराओं के क्या है, उत्पन्न करने में भूमिका निभा रही थी, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो जो उनकी धाराओं की क्या करते हैं, दिशा को निर्धारित करते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये इनको उत्पन्न करते हैं, इनकी गति को भी क्या, जैसे अगर मान लीजिए जो है ऊपर से जो महासागरीय जलधाराओं के ऊपर चलने वाली हवा की गति अगर तेज है तो फिर क्या होगा, गति तेज हो जाएगी। अगर उनका स्लोप ज्यादा है यानी उनका ढाल क्या है, तीव्र है, यानी वो जलस्तर बहुत एक ऊंचा है, एक जलस्तर क्या है, बहुत नीचा है, तो उनकी गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अगर ऊपर से चलने वाली हवा यानी जो प्रचलित पवन है उसकी गति तेज है तो क्या है, महासागर जो धारा होगी उसकी गति भी क्या होगी, तेज होगी। तो ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी गति को, ठीक है, गति को और सीमा को भी कह सकते हैं कुछ स्तर पर, ठीक है, जो प्रभावित करने में जो है और उत्पन्न करने में ये फैक्टर काम करते हैं। लेकिन दिशा मतलब जो है, जैसे धाराओं के जो मुड़ने में भी जो है क्या है, कुछ जो काम करते हैं उसमें जो है कारकों में उनको भी देख लीजिए कि दिशाओं को प्रभावित करने वाले जो हैं अन्य कारक, ठीक है। ये तो ये दिशा भी प्रभावित करते हैं ऐसा भी नहीं, लेकिन दिशाओं के कुछ अन्य फैक्टर यानी जो धाराओं की होती है, ठीक, दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या कर रहे हैं, दिशाओं को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है तट रेखा की आकृति, तट रेखा की आकृति, दूसरा है आपका तलीय, तली आकृतियां, तली आकृतियां, और उसके बाद जो है आपका ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। तो ये जो है आपका दिशा को कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला जो है तट रेखा की आकृति, ठीक है, यानी तट क्षेत्र, जैसे अब क्योंकि जो महासागरीय धाराएं हैं वो तटीय क्षेत्रों के किनारे तट
तटीय क्षेत्रों के सहारे बहती हैं। तो तट का जो दिशा होती है वह उसका क्या करती हैं, उसी का अनुसरण करती हैं, ठीक है, यानी उसी को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, ठीक है। तो जैसे अगर तट की दिशा जो है ऐसे है तो धाराएं क्या है, वो ऐसे बहने लगेंगी, ठीक। तो तटीय क्षेत्रों का अनुसरण करती हैं, ठीक है, यानी जैसे तटीय क्षेत्र मुड़ेगा, जैसे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे हम मैक्सो की खाड़ी पे ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ जैसे अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि आपकी ऐसी फ्लोरिडा आपका यहाँ से ये धारा आएगी, फिर फ्लोरिडा की धारा, फिर ऐसे यहाँ से फिर आपको एक गल्फ स्ट्रीम ऐसे बहेगी। मैं आपका यूएसए का मैंने बताया है, ठीक। तो ये जो तटीय जिसे फ्लोरिडा फ्लोरिडा धारा है यहाँ से, ठीक, एंटिलीज की धारा आई, फिर ऐसे मुड़ गई, ठीक है, फिर ऐसे चली गई। तो ये जो अनुसरण हो रहा है, यानी जो दिशा बदल रही है, यानी मुड़ने के से लेकर के ये सारी चीजें, तो ये तटीय क्षेत्रों की आकृति पर निर्भर कर रही है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है कि जैसे मैंने आपको बताया था महासागर नितल के उच्चावच, ठीक है, यानी जो तली क्षेत्र में इस तरह गतियां खासकर जैसे कटक है और रिज है, ठीक है, तो वो सब क्या भी करते हैं कि इन जो महासागरी धाराएं हैं इनको क्या करेंगे, इनको दिशा इनकी क्या करेंगे, इनको मतलब जैसे इनको दिशा को मूव करेंगे या इनको रोक करके किसी और दिशा की ओर क्या करेंगे, उनको प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। जैसे कटक है, मान लीजिए कहीं लंबा कटक है, तो वो क्या करेगा, क्या इनको रोक करके किसी और दिशा की ओर मूव करने के लिए प्रेरित करेगा। जो तली आकृतियां यानी महासागरी, जैसे खासकर कटक, तो सबसे बड़ा जो योगदान है तली क्षेत्रों में वो महासागरी कटकों का है, रिज है, जो क्या करते हैं, इन महासागरी जो धाराएं हैं इनकी इनकी क्या है, इनकी दिशा को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ऋतु परिवर्तन यानी जैसे जब ऋतुओं में बदलाव होता है, ठीक है, ऋतु में बदलाव होने से जो है, ऋतुओं में बदलाव होता है जब हवाओं की क्या होती है, दिशा बदल जाती है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ जो है जब वर्षा ऋतु होती है तो हवाओं की दिशा क्या होगी, बदलेगी, ठीक है, और तापमान भी बदलता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स भी क्या है, जैसे जब हवाओं की दिशा बदलती है, ठीक है, तो फिर क्या है, हवाओं की दिशा बदलने के कारण जो है वहां ऋतु में परिवर्तन होता है, ठीक है। और ऋतु में जो है ऋतु परिवर्तन के कारण दो होते हैं, ठीक है। एक तो तापमान भी होता है परिवर्तन, ठीक है, और हवाओं की क्या है, दिशा भी बदलती है, ठीक है। जब तापमान बदलेगा तब भी क्या होगी, जब जब हवाओं की दिशा बदलेगी तो फिर क्या है, धाराओं की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदलेगी, ठीक है। तो हवाओं की दिशा बदलने के कारण क्या है, इनकी भी दिशा बदलती है, ठीक है। ये भी दिशा बदलने के फैक्टर्स कौन से हैं, मैंने बताया ये टॉपिक क्या है कि दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, तटीय आकृति हो गई, दूसरा तली आकृतियां हो गई, और तीसरा जो है ऋतु परिवर्तन। और ऋतु परिवर्तन में क्योंकि दिशाएं बदल जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत में जब वर्षा ऋतु आती है तो फिर क्या है, जो आपकी ट्रेड विंड है वो क्या है, पार करके क्या आ जाती है, वो उत्तरी गोलार्ध में आती है और उसकी दिशा बदलती है। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है यानी सब नीचे जाता है तो फिर उसकी दिशा क्या होती है, बदलती है, यानी प्रचलित पवन जो है उनकी दिशा बदली, तो इस कारण जो है महासागरी धाराओं की भी दिशा में क्या होगी, वो प्रभावित होगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अब बन कैसे सकते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा कारण है, यानी निम्न में से कौन से कारक हैं जो महासागरी धाराओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये जैसे तटीय आकृति होगी, तली आकृतियां हो गई, ठीक है, ऋतु परिवर्तन हो गया है, ठीक है, तो ये दिशा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो टॉपिक था जिसमें हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हम ये समझेंगे कि जो है महासागरी महासागरी धाराएं होती क्या है, ठीक है, इनकी उत्पत्ति क्या है, ठीक है, दो, और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनकी गति, दिशा और आकार को क्या कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमने बात की। अब जो इसका तीसरा जो डायमेंशन है, जैसे कि इनका विस्तार कहां से कहां तक होता है, यानी कितने प्रकार की हैं और कहां कहां पे ये इनका विस्तार मिलता है, कहां कहां पे इनको किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। दो काफी फैक्चुअल और प्लस जो है कॉन्सेप्ट दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल जो है हम लोग इसका जो लास्ट या तीसरा जो सेगमेंट है इसका विस्तार, ठीक है, यानी महासागरी धाराएं कौन कौन सी हैं और इनका विस्तार कहां पे मिलता है,
इनका नेचर कौन कौन सी, जो नेचर तो बता ही चुके हैं, लेकिन उनको कौन कौन सी वो होती हैं, कौन सी ठंडी होती हैं, कौन सी गर्म होती हैं, किस महासागर में कौन कौन सी धाराएं मिलेंगी, जो है कितना विस्तार मिलेगा इनका, क्या नाम है, इनके पड़ने वाले प्रभाव, उन सब पर जो है हमारा डिस्कशन जो है वो कल होगा। तो कल की क्लास भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि उससे आपके सीधे फैक्चुअल वाले क्वेश्चन ज्यादा पिक होंगे। ये आपका थोड़ा स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट इज, जब आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा होता है तो फैक्ट को स्टेबल करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी ज्यादा अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लास जो है ये पहली बेसिक क्लास थी जो सिम करंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई है जिसे कोई भी पॉइंट है जो आपको कम समझ में आया है, ठीक है, या आपको कम चीजें समझ में आई, आप मुझसे इसी समय क्वेरी भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है आप लोग, ठीक है, ये क्लास, ठीक है, तो आज के लिए ओके, ओके भारती जी, चलिए अच्छी बात है, आप सभी लोगों को क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। तो कल हम लोग जो है महासागरी जल पे विस्तार पर बात करेंगे, ठीक है। महासागरी, क्या बंदरगाह, क्या जी बंदरगाह को कैसे डिसाइड होगा? हाँ, अच्छा, जैसे मैंने बताया कि बंदरगाहों के लिए क्या होता है कि बंदरगाह वो अच्छे होते हैं जिनके तटीय क्षेत्रों में जल राशि मतलब जो गहराई है ज्यादा मिलती है, या फिर जहां पे वाटर एरिया क्या है वो ज्यादा जल स्तर थोड़ा ऊंचा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जल स्तर नीचा है तो इस कारण जो है बड़े जहाज वो तटीय क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे, वो बाहरी, क्योंकि उनका जो गहराई कम होने की वजह से जो है बड़े जहाज जो है वो तटीय क्षेत्रों में नहीं आ पाते हैं। तो अच्छे बंदरगाह वो होते हैं जहां का जल स्तर ऊंचा होता है और क्या है गहराई ज्यादा मिलती है। तो जल स्तर को भी निर्धारित करने में कि कहाँ जल स्तर ज्यादा होगा, उसमें भी क्या है महासागरीय धाराओं का बड़ा योगदान होता है। यही मैंने कहा कि बंदरगाहों की स्थितियों को निर्धारित करने में भी क्या है इन महासागरीय जलधाराओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। वो मैंने इसके सिग्निफिकेंस में स्टार्टिंग में मैंने बताया था, लाभ की कौन कौन से इसके जो फैक्टर है, ठीक है, जो इसके जो महासागरीय धाराओं का से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास लगभग यहीं तक, कल हम लोग बात करेंगे, ठीक, ओके वेलकम, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे, ठीक है, अगले इसके सेगमेंट पे, ठीक है। तो आई होप, वैसे कल आपको एटलस भी साथ में रखनी है, ठीक है, विद एटलस कल हम पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। और ये इसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, आप लोगों को सुरक्षित रहिए, फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके। क्लास अभी हम एंड कर रहे हैं, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी।